नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि HPTGT में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमें थोड़ी एक सही दिशा देते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में आते हैं। तो इसीलिए आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने आपके साथ 2020 के, चाहे वो HPTGT मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो या आर्ट्स एंड कॉमर्स हो, सभी के जो प्रश्न हैं वो आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज बारी है 2018 के प्रश्नों की, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स और कॉमर्स ही नहीं, बल्कि HPTGT शास्त्री का भी एक पेपर होता है, उसके भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं ये सभी आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता दूं कि जैसे स्टूडेंट्स चीज़ों को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि मैम पेपर के लिए बहुत डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन देखिएगा, जितनी बार मैंने आपको जैसे थ्योरी वाले लाइव सेशंस यहाँ पर दिए हैं कि समास के ऊपर पूरा सेशन, संधि के ऊपर पूरा सेशन, पर्यायवाची विलोम शब्द पर पूरा सेशन, मैंने आपको तब भी बताया था कि बार बार ना वही वाले क्वेश्चन जो है वो घूम फिर के आ जाते हैं। तो मेन आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि अगर ये समास है तो क्यों है, ये संधि है तो क्यों है, पर्यायवाची विलोम शब्द के मैंने कुछ नियम बताए थे वो आप ध्यान में रखिएगा और देखिएगा प्रश्न आप कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल के प्रश्न। अब जैसे आपको याद होगा कि 2020 में तो 4 प्रश्न आए थे, इसमें केवल 3 प्रश्न आए थे। लेकिन इससे आपको यह भी पता चलता है कि जैसे 2018 में केवल 3 प्रश्न आए थे, 2020 में आपके पास 4 प्रश्न हो गए, और अब तो 2023 है। अब तो ये हो सकता है कि 6-7 प्रश्न भी आपको आ सकते हैं। और ये जस्ट वैसे ही कोई मतलब मजाक वाली है, कोई गेस वर्क नहीं है, काफ़ी हद तक पॉसिबल है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि हर ही पेपर में, ठीक है ना, हिंदी विषय जो है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके बाद तो ज़रूर देखा गया है कि हिंदी के विकास पर बहुत अधिक बल दिया गया है। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि हिंदी के अभ्यास को जारी रखिए। अलग से चाहे बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन एटलीस्ट जब आपके लिए सेशन लेकर आते हैं उनमें आप बहुत सीरियसली, ठीक है ना, हर तथ्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 3 प्रश्न आपके सामने हैं कि उसने फल खाया। उसने फल खाया में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर है उसने फल खाया, तो फल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और फल को खाया, तो जिसके साथ भी को विभक्ति लग सकती है वो आपका कर्म कारक होता है। बिल्कुल सही, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। बेसिकली कर्म की परिभाषा क्या होती है? जिस पर भी क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म कहलाता है। आगे, देव जमा इंद्र, और ये तो प्रश्न कितनी बार पूछा गया आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देव जमा इंद्र यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमें देखना होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अ जमा ई बना है ए, और वैसे भी अब तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, जहाँ पर ए और ओ आ जाए गुण संधि, ए औ आ जाए वृद्धि संधि, य व र आ जाए यण संधि, आ ई उ आ जाए दीर्घ संधि। तो अभी तक तो ये अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। तो देव जमा इंद्र देवेंद्र, और यहाँ पर देखिए देवेंद्र, दवेंद्र, देवेंद्र, वर्तनी का प्रश्न बना दिया इसे एक। तो देखिए दो दो चीज़ें आपकी चेक हो गई, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। और फिर इनमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? बार बार मैंने ये कहा है करवाते वक्त आपको कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनमें से जैसे मिक्स क्वेश्चन करके आता है कि व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है, या ये रेखांकित शब्द कौन सा है। तो इन प्रश्नों की तैयारी भी अवश्य कीजिएगा। तो इनमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। मुझे, कि मुझे बाजार जाना है। अब मुझे की जगह आप कोई भी संज्ञा शब्द लिख दीजिए कि राम को बाजार जाना है, सीता को बाजार जाना है, किसी को भी, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन। बाकी मित्रता, मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा है। चंचल ये आपका विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, और खट्टा भी आपका गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए, अब 2018 के नॉन मेडिकल के क्वेश्चंस, ये आपके 4 प्रश्न आए थे, तो जरा देखते हैं, 4 या 3 फिर भी देख लेंगे। भौतिक क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। फिर वैसा ही प्रश्न। तब जब भी आपको बाई चांस समझ में ना आए, वैसे तो काफ़ी हद तक जिनके पीछे इक प्रत्यय लग जाता है ना, 95% मान लीजिए वो वाले शब्द विशेषण होते हैं। ये चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो कि 95% जो शब्द जिनके पीछे इक प्रत्यय आ जाता है, नैतिक, पाक्षिक, मासिक, राजनैतिक, दैहिक, भौतिक, सामाजिक, देखा ना आपने, सारे के सारे विशेषण शब्द हैं। तो काफ़ी हद तक आपका जो भौतिक होता है वो भी, जैसे कहते हैं ना भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खाना, पीना, सोना, ये सब।
तो भौतिक ये आपका संज्ञा शब्द, ये सॉरी विशेषण शब्द आएगा यहाँ पर आपका, वो भी गुणवाचक विशेषण। फिर यथाक्रम में कौन सा समास है, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका यथा उपसर्ग आ जाए, प्रति उपसर्ग आ जाए, कोई शब्द रिपीट हो जाए, जैसे कि हाथों हाथ रातों रात, वहाँ पर हमेशा आपका अव्ययी भाव समास आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, 3 ही प्रश्न थे, तो तीसरा प्रश्न ये है, इनमें से मुहावरा कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा मतलब कि डाउट लगा था कि इन्होंने प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल दिया है। रीज़न बिहाइंड, आंखों से देखना और आंख पर से देखना, ये तो वैसे ही मुहावरे नहीं थे, लेकिन आंख दिखाना ये आपका प्रॉपर मुहावरा है कि आंख दिखाना। तुम मुझे बात बात पर आंख दिखाते रहते हो, मतलब कि बहुत गुस्सा करते रहते हो, क्रोध करते रहते हो, लेकिन आंख में आंख डालना ये भी मुहावरा ही है, ठीक है ना। चाहे बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित नहीं, लेकिन फिर भी मतलब अब तो प्रचलित हो ही गया है, लेकिन आंख में आंख डालना मतलब कि बिल्कुल सामने देखकर नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करना। लेकिन वही है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका जो ज़्यादा बेहतर विकल्प है वो सी ऑप्शन ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि उन्होंने वो चीज़ों को टिपिकल बना दिया था। आगे देखिए, अब आते हैं 2018 के आर्ट्स और कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। याद रखिए, ये 2 सेशंस हमने आपको 2020 और 18 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने के लिए ही रिजर्व रखा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है ना, हम सेशन लें, तो वो भी हमारे साथ सजेशंस जो हैं वो अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम डेफिनेटली उस पर सेशंस आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। चलिए, 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अधिक रोना, बहुत ज़्यादा रोना। लेकिन अब यहाँ पर था रोते रहना, फट फट कर रोना कुछ नहीं होता, फूट फूट कर रोना। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी, या तो रोते रहना कि मतलब बहुत अधिक रोना, या फिर फूट फूट कर रोना। अब फूट फूट कर रोना का मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना। एक होता है कि आप बहुत शांति से रो रहे हैं और रोते जा रहे हैं, वो होता है 8 आंसू बहाना, कि मतलब बहुत ज़्यादा रोए, लेकिन ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए। हो सकता है कि 2 मिनट के लिए रोए हो, लेकिन फूट फूट के रोए हो। तो इसलिए यहाँ पे जो ज़्यादा बेहतर विकल्प है वो आपका ए ऑप्शन आएगा। उसी प्रकार निडर में कौन सा समास है, फिर वही बेलगाम निडर, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे इस प्रकार के आपके उपसर्ग आ जाते हैं वहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव ही आता है। लेकिन ये चीज़ रटिएगा मत, क्योंकि अब जैसे है निडर, ये जो शब्द है ना, ये आपका अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे कि निडर होकर कार्य करो, कि कार्य कैसे करना है निडर होकर। तो जहाँ पर आपका एक शब्द जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, वो तो आपका कंफर्म है कि अव्ययी भाव समास होना ही होना है। तो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है अव्ययी भाव। आगे देखिए, अधित्यका का विपरीत अर्थक क्या होगा, और इसमें तो कितनी बार आ चुका है, ये भी हमारी लिस्ट में भी है जो हमने आपको करवाया है, और इवन जो पहले आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आते थे उसमें भी कितनी बार बताया है, अधित्यका का उपत्यका आएगा। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। फिर जो प्रतिज्ञा भय को दूर कर देती है, आपको याद होगा अगर आप माइथोलॉजी वाले सीरियल्स देखते हैं कि हे प्रभु मुझे अभय दान दीजिए, यानी कि जिससे कि मुझे भय लगना बंद ही हो जाए, मतलब दूर हो जाए। तो इसलिए अभय दान होता है जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है। आगे देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम संस्कृत के वो शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं, हिंदी में आके परिवर्तित नहीं हुए हैं, क्योंकि हिंदी में आके जो परिवर्तित हो गए वो तो आपके तद्भव थे। तो तत्सम शब्द कौन सा है, दंत, दांत, आदमी और आदत। आदत आपका विदेशज हो गया, आदमी भी। दांत और दंत जब दोनों ही दिए गए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी का प्रश्न, स्पेलिंग्स का। तो देखिए, एक तारा, ईक तारा या एक तारा। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स को बहुत बार 90% स्टूडेंट्स को लगता है कि एक तारा आएगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है इक तारा। जोगी दा बोले इक तारा, मतलब सॉन्ग सुना है ना आपने, तो इक तारा ही बेसिकली सही वर्तनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन। आगे देखिए, खट्टा का भाववाचक संज्ञा क्या है। संज्ञा से काफी बार भाववाचक से ही पूछा जाता है प्रश्न। तो खट्टा का भाववाचक, खट्टा आपका विशेषण शब्द है, तो इसमें होगा खटाई। अगर यहाँ पर होता कि खटास, तो वो भी आपका बिल्कुल जो है सही उत्तर होता। तो खटाई, क्योंकि खट्टा विशेषण ही है, खट्टापन ये इतना सही शब्द नहीं है, जिसे कहते हैं ना प्रत्यय लगाने के लिए, खाटपन तो बिल्कुल भी नहीं। तो खटाई आपका बिल्कुल सही शब्द है, कि जैसे खाने में खटाई बढ़ गई है, ठीक है ना, वो चीज़। और यौगिक शब्द कौन सा है,
यौगिक शब्द वो होता है जहाँ पे हम एक शब्द के दो भाग कर सकते हैं और उन दोनों भागों के अपने अपने अर्थ भी निकल रहे हैं और मुख्य अर्थ भी उन दोनों को मिलाकर ही निकलता है। लेकिन एक आपका योगरूढ़ शब्द भी होता है कि जहाँ पर दो शब्द मिले तो हैं आपस में, लेकिन उनका जो अर्थ है वो कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, वो आपके कौन से होते हैं? योगरूढ़ शब्द। तो देखिए पल, अब इसे प जमा ल अलग अलग तो नहीं कर सकते, वो तो वर्ण विच्छेद हो गया, दो शब्द तो अलग नहीं हुए। पवित्र, अब ऐसे में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि मैम पवित्र में तो संधि विच्छेद होता है कि पो जमा इत्र, याद है ना आपको अयादि संधि में पो जमा इत्र, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मतलब वो अलग शब्द है। हाँ, इत्र मान सकते हैं कि सुगंध है, लेकिन ये भी आपका यौगिक शब्द नहीं है प्रॉपर। मेन है शिवालय, शिव और आलय, शिव का आलय, शिव जमा आलय, ये आपका प्रॉपर वाला यौगिक शब्द है, क्योंकि इसका जो मुख्य अर्थ है वो भी शिव और आलय का मिलाकर ही है कि शिव का आलय। और आखिरी में जलज, जल में जन्मा, जल जमा ज, लेकिन इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है क्या? कमल। तो इसलिए ये आपका योगरूढ़ शब्द है। तो करेक्ट ऑप्शन आया आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, फ का उच्चारण स्थान क्या है? अब इसे फ बोलिएगा, फ नहीं, क्योंकि फ बोला तो फिर ये तो दंतोष्ठ्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये प वर्गों को बिलोंग करता है। तो प फ ब भ म दोनों होठों का इस्तेमाल होता है। जिन्होंने हमारे सेशंस पहले देखे हुए, उच्चारण स्थान आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, जो अधिकतर पेपर में आते हैं। क वर्ग कंठ, क ख ग घ सीधा गले से। च वर्ग जिसमें जिह्वा सीधी रहती है, च छ ज झ। फिर आपका क च ट, ट वर्ग जिसमें आपकी जीभ मुड़ जाती है, मूर्धन्य, ट ठ ड ढ ण। फिर दंत, त वर्ग, त थ द ध न, जिसमें आपके ये जिह्वा और ऊपर के दांत यूज होते हैं। और प वर्ग ओष्ठ, जहाँ पे होंठ यूज होते हैं, प फ ब भ म। तो आई गेस ये 5 वर्ग याद करने इतने तो कठिन नहीं है। तो फ का उच्चारण स्थान आएगा आपका ओष्ठ। फिर दास का पर्यायवाची क्या आएगा? अब सुर मतलब तो देवता होता है, असुर मतलब वैसे राक्षस वगैरह। अब कभी कभी ना स्टूडेंट्स दास का पर्यायवाची भक्त लिख देते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत हो जाती है। अब जैसे मैं ये कहूँ, अंग्रेजों ने इतने साल तक भारत को दास बना कर रखा, मतलब इसका मतलब है भक्त बना के रखा, तो ये तो रिप्लेसेबल नहीं है। तो ये आपका गलत ऑप्शन है, किंकर। किंकर जो है वो आपका सही उत्तर आएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिए, अब आते हैं HPTGT शास्त्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। मैं आपको बता दूं, इसमें संस्कृत के भी प्रश्न आए थे और बहुत ही जैसे कहते हैं ना गूढ़ प्रश्न आए थे। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर। खाल खींचकर भूसा भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? वो कहते हैं ना खाल खींच के भूसा भर दूंगा, तो ये तो बहुत अधिक मारना पीटना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आएगा। अब जैसे जान लेने पे तुला होना, व्यर्थ प्रलाप कर तंग करना, पुरानी बातें याद दिलाने, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। फिर प्रमुख का विलोम क्या होगा? आपको याद होगा कि जब हम जैसे क्रिया में आपको करवा रही थी कि इसमें प्रमुख क्रिया कौन सी है, गौण ये, या प्रमुख कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है। तो यहाँ पर वही होता है, प्रमुख मतलब होता है जो सबसे मेन है, और उससे सेकेंडरी जो होता है उसे क्या कहेंगे? गौण। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी सापेक्ष का, निरपेक्ष, लघुत्तम का, ठीक है ना, लघु ये आपका उच्च, उच्चतम, और अमान्य, मान्य, ये सारे आपके बाकी शब्दों के जो है विलोम शब्द थे। आगे देखिए, आजीवन में कौन सा समास है? फिर वही कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। कब तक? कब तक आपकी सेवा करूंगा? तो सेवा करने का कार्य कब तक किया जा रहा है? तो क्रिया विशेषण की ही ये वो है प्रकार कि कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आजन्म, जीवन भर, तो इसलिए आजीवन, सॉरी, तो जीवन भर। तो आजीवन में आपका अव्ययी भाव है, जहां पे क्रिया विशेषण आ गया वहां पे अव्ययी भाव समास। फिर जिसके समान दूसरा ना हो, द्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय और अदिति। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी वर्तनी का ही प्रश्न है कि इन दोनों में से सही वर्तनी क्या होगी, क्योंकि द्वितीय मतलब होता है दूसरा, लेकिन जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। अब इन दोनों में से सही वर्तनी आपकी सी ऑप्शन की, द्वितीय। और शांति क्या है? अब शांति विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या इनमें से कोई नहीं। तब शांति जो है, ठीक है ना, अब वो चाहे आप किसी मतलब स्त्री का नाम कह लीजिए, या फिर शांति जो है वो भाव कि शांति छाई हुई है, पूरे घर में शांति छाई हुई है, शांति का भाव, ठीक है ना, अवस्था। तो वो आपका किसी भी हालत में संज्ञा तो होगा ही होगा। समस्या तब आती जब आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक दिया होता, बट फिर भी
मजाक की बात और है, यहाँ पर अगर आपको मतलब संज्ञा के प्रकार भी दिए होते तो आप शांति को हमेशा भाववाचक संज्ञा के रूप में ही लेते। शांति बिल्कुल सन्नाटा जैसे कहते हैं, साइलेंस, भाववाचक संज्ञा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। चलिए, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब जानते हैं जो मैंने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग बताया, जो व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान तो स्टूडेंट्स को याद हो जाता है। उन्हें लगता है जो स्वर है ना उन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी है। अ आ इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ई इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। उ इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। फिर ए जहाँ पर ए आ जाता है उनका कंठ तालु है, क्योंकि ए के लिए आपको कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। और ओ औ उनका क्या होता है? कंठोष्ठ। ये आपका ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है। तो आई होप अब आपको उच्चारण स्थान याद रहेंगे। अब संधि नियमों के अनुसार निम्न में से गुण किसे कहा जाता है? देखिए, ओ औ, ए औ, ए ओ। इसीलिए मैं बार बार नियम याद करवाती हूँ। तो गुण संधि में बहुत साधारण नियम है, ए और ओ जहाँ पर बने। नरेश, महोत्सव, परोपकार, सुरेश, देवेंद्र सारे आपके गुण संधि के उदाहरण हैं। आगे देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, जहाँ पर आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है ना, जहाँ मोटिवेशन मिले आपको, और जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में कुछ उत्कृष्टता या न्यूनता प्रदर्शित की जाए, उस अलंकार का नाम क्या है? व्यतिरेक। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका प्रतीप अलंकार होता, ठीक है ना, प्रतीप अलंकार होता तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होता। और यहाँ पर व्यतिरेक भी क्या होता है कि प्रतीप और व्यतिरेक काफ़ी हद तक समान ही है। अंतर क्या होता है कि बस व्यतिरेक में उपमेय को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, और प्रतीप में बस क्या होता है कि उपमा का जस्ट विपरीत। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतीप नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका व्यतिरेक अलंकार। आई होप ये भी क्लियर है। बाकी यथाशक्ति, फिर वही चीज, यथा उपसर्ग आ गया। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथावधि अवधि के अनुसार, ये सारे के सारे आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं। फिर व का उच्चारण स्थान, ये आपका हमेशा याद रखिए दंतोष्ठ आएगा व। वैसे तो व ऐसे करके भी बोलते हैं व, लेकिन अधिकतर जब आप व बोलते हैं जनरली तो आप ऐसे बोलते हैं व। तो इसलिए ऊपर के दांत नीचे का होंठ, तो दंतोष्ठ है इसका सही उच्चारण स्थान है। फिर वही उच्चारण स्थान कोई मुश्किल नहीं है, आप शब्द को ना बोल के देखिए स्वर को, आपको 2 सेकंड में अपने आप उत्तर जो है वो पता चल जाएगा। फिर संधि नियमों के अनुसार वृद्धि किसे कहते हैं? अब वृद्धि संधि, इसमें क्या था कि जैसे ए का ए बन जाता है, ओ का औ, तो ए और औ इसके वृद्धि संधि के नियम थे। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो वैसे अगर आपने थोड़ा सा भी अभ्यास किया हो ना, आप 2 सेकंड में उनका आंसर जो है वो गैस कर सकते हैं, लेकिन बस वही है, उसके लिए अभ्यास तो चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ ये वाला सेशन समाप्त होता है। तो अब आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि हर मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। संज्ञा हो, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, विच्छेद, समास, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय। तो तैयारी आपको हर चीज़ की करनी है और अभ्यास प्रश्न लाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आप एटलीस्ट सिंसियरिटी से, ठीक है ना, सेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।